नमस्कार। माँ भगवती के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध कालिका मंदिर पौड़ी गढ़वाल के बेरोखाल व अल्मोड़ा जिले के सियालदे विकास खंड के बीचों बीच स्थित सुंदर धार्मिक स्थल है, जहाँ प्रत्येक 3 वर्ष में माँ भगवती के मेले का आयोजन होता है। यह धार्मिक अनुष्ठान भटियारी रावतों द्वारा किया जाता है। मित्रों, यह तो थी हमारी एक संक्षिप्त जानकारी मेले के बारे में। हमारे साथ नित्य प्रतिदिन नए नए फॉलोअर्स जुड़ते जा रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे इस पेज पर एक छोटी सी आधे घंटे के अंतराल की डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें संपूर्ण जानकारी इस मेले के विषय में दी गई है। आप इस पेज के माध्यम से पूरे मेले की और धार्मिक अनुष्ठान की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कुमाऊं के उभरते हुए युवा लोक संस्कृति, लोक कलाकार, कवि, लेखक श्री राजेंद्र ढेला व उनकी टीम के बहुत ही सुंदर आवाज व सरल स्वभाव के धनी श्री राजेंद्र प्रसाद जी से। ढेला जी नमस्कार। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस आपका कार्यक्रम। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का कि आपने हमें अपने फेसबुक पेज पर आमंत्रित किया और हमें सबसे रूबरू करने का मौका दिया। इसलिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पटवाल जी। बहुत 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 धन्यवाद ढेला जी, आप पधारे हमारे इस कार्यक्रम में। ढेला जी, कालिका मंदिर निर्माण समिति पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने इस महाकाली कालिका मंदिर फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का पटवाल जी। जी ढेला जी। ढेला जी, अपने विषय में, अपने साथियों के, अपनी टीम के विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दे। जी पटवाल जी, सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टीम घुघुदी जागर से मैं राजेंद्र ढेला अपने साथी राजेंद्र प्रसाद जी के साथ अभी हूँ, और हमारे कैमरामैन एडिटर ढोलक वादक गिरीश शर्मा जी आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है, क्योंकि उनको एक अति आवश्यक विवाह समारोह में शामिल होना था, तो वो चले गए हैं। तो हम लोग अभी कुमाऊं क्षेत्र से हैं, हल्द्वानी पे रहते हैं। हम लोग एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करते हैं सिटकुल में, और हम लोग लोक संस्कृति, लोक संगीत के लिए थोड़ा बहुत अपनी ओर से एक छोटी सी भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने जितना भी क्या नाम करते हैं हम लोग कर सकते हैं लोक संगीत में कर रहे हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मैं थोड़ा सा लिखता हूं और क्या नाम करते हैं उसको संगीतबद्ध भी करता हूं। और मेरी टीम में हमारे खूबसूरत गायक कलाकार हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र भाई, तो इनकी आवाज में भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। जी पटवाल जी। जी जी ढेला जी। ढेला जी, मेरा सवाल है, आप अपने चैनल टीम घुघुदी जागर आरडी के माध्यम से उत्तराखंड व उत्तराखंड से बाहर रह रहे लोगों को यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाजों, गीत संगीत को लेकर, उनमें यहाँ के प्रति लगाव को लेकर बेहतर ढंग से प्रयासरत है। आपने शुरुआत कैसे की सर, और और कैसे जी आप अपने इस कार्य के लिए समय निकाल पाते हैं, जबकि आप शिरडुल में स्थित एक बहुप्रतिष्ठित कंपनी में कार्य भी करते हैं सर। जी जी पटवाल जी, ये तो थोड़ा सा कोई भी जो गुण होता है मनुष्य के अंदर, कोई भी कला होती है, तो बचपन से ही वो थोड़ा बहुत उसमें रहता है लगाव। तो मेरे अंदर भी ये था कि अपनी लोक संस्कृति, लोक जो हमारी बोली भाषा, हमारे उत्तराखंड के तीज त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, उनको बरकरार रखने का एक लौ जैसी थी मेरे मन में। तो उसको आगे बरकरार रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इससे पहले जब ये सोशल मीडिया आया तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इससे आगे बढ़ा जा सकता है और अपने रीति रिवाज, तीज त्योहारों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं लिखता तो पहले बचपन से ही था, लेकिन उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा था। जैसे ही सोशल मीडिया आया तो मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा, और धीरे धीरे मैं प्रोग्रामों में भी जाने लगा। तो इसी दौरान 2007 से राजेंद्र भाई मेरे साथ भी जॉब करते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग जगह वहां पर हैं, एक ही स्थान पे नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये शुरू किया 12-13 जी से, मैंने ये शुरू किया सन 2012-13 से, तो धीरे धीरे मैं करते रहा 16-17 में फिर मैं यूट्यूब चैनल में आया। यूट्यूब चैनल में आने के बाद फिर राजेंद्र भाई के जो साथी हैं उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि एक राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं ये करके, तो इनको भी अपनी टीम में शामिल कर लो, जी ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर उसके बाद मैं राजेंद्र भाई से मिला और इनसे बात की, और जहां हम जॉब करते हैं वहां भी हमारे लोकल जो
संस्कृति से रिलेटेड थोड़ा बहुत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो राजेंद्र भाई वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे पहले से। तो फिर इनके संपर्क में गिरीश शर्मा जी थे, जो कैमरामैन, एडिटर और ढोलक वादक है हमारे। तो इस तरह से मैंने ये शुरुआत करी और धीरे धीरे इन लोगों का प्यार मिला, राजेंद्र भाई का भी मिला, पूरा सहयोग है, हमारी टीम को पूरा अपना भरपूर सहयोग देते हैं और गिरीश शर्मा जी भी देते हैं। तो इस तरीके से एक टीम का निर्माण हो गया, टीम घुघुदी जागर उसका नाम रखा मैंने। और जहां तक टाइम की बात है, तो टाइम तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी करने के लिए समय तो बहुत जरूरी है, समय तो देना ही पड़ता है, निकालना ही पड़ता है। तो हम लोग जो जी अपने बिल्कुल। घर के काम है, उन कामों को हम लोग संडे, हमारा जो मतलब रविवार है, रविवार को छोड़कर करते हैं। और रविवार को हम लोग अपनी जो टीम है, पूरी टीम मिलती है हमारी, और लोक संस्कृति को हम लोग एक दिन का टाइम देते हैं, रविवार का दिन। तो इस तरीके से हम लोग रविवार को ही जी ये प्रोग्राम करते हैं, अधिकतर प्रोग्राम करते हैं। बाकी जब कभी सुबह की ड्यूटी रहती है तो शाम को भी करते हैं, और शाम की ड्यूटी रहती है तो कभी मजबूरी बस सुबह भी करना पड़ता है प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अभी घर से दूर जी कहीं जंगलों में, अभी हम लोग, आपको बता दें जानकारी के लिए कि काठगोदाम के ऊपर एक मल्लाब्यूरा गांव है, गांव से ऊपर एक मंदिर है यहाँ पर एक। तो मंदिर के प्रांगण में हम लोग आप सभी के जी सम्मुख लाइव हैं अभी। जी पटवाल जी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी देने के लिए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने इन कुछ सालों के अंतराल में काफी अच्छी अपनी प्रस्तुतियां दी है। आपने दूरदर्शन देहरादून और आकाशवाणी अल्मोड़ा से भी अपनी कविताओं का की प्रस्तुति दी। आपने छोटे से अपने उत्तराखंड के छोटे से राज्य से बहुत ही सुंदर छोटा सा हमारा जो राज्य है, वहाँ की राजधानी से आपने प्रस्तुति दी। सर आपको कैसा लगा प्रस्तुति देते हुए? अगर हम उत्तर प्रदेश के साथ होते, लखनऊ जाना पड़ता, लेकिन इतने संघर्ष के बाद हमारा उत्तराखंड राज्य बना और एक छोटे से प्रदेश, बहुत ही सुंदर प्रदेश में अपनी राजधानी से अपनी प्रस्तुति देना आपको मतलब कितना अच्छा, कैसा लगा वहां से सर? जी जी पटवाल जी, पहले तो आप सर ना कहें मेरे को। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। मैं देखता हूँ आपकी फेसबुक वाल पे भी मैं पढ़ते रहता हूँ, आप भी जन मुद्दों को बड़ा सलीके से उठा रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जहां तक मेरे प्रोग्राम की बात है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि हम लोगों को ये लगाओ कि एक धरोहर के रूप में, मतलब उत्तराखंड हमें गॉड गिफ्ट दे दिया। हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन लड़ा, उन्होंने गिफ्ट किया कि लो, छोटा सा राज्य है और आप इसमें छा जाओ और बढ़िया काम करो और उत्तराखंड को आगे बढ़ाओ। तो जैसे ही दूरदर्शन से मुझे प्रस्तुति देने का मौका मिला, तो मैंने वहां पर अपने जो अग्रज कवि मित्र हैं उनके साथ प्रस्तुति दी, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि हाँ, टीवी पे कभी बचपन में देखते थे, टीवी देखते थे, तो लगता था कि कभी हम भी यहाँ जाएंगे करके। तो जब दूरदर्शन से प्रसारित हुआ प्रोग्राम, तो सभी लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। जी जग जी जी सर, अपनी कुछ रचनाओं को हमारे दर्शकों के सम्मुख कुछ प्रस्तुत करें सर। कोई रचनाएं स्वरचित। जी जी, जैसे आपने कहा था। हाँ, तो एक तो मैं हिंदी की अभी एक छोटू नहीं बड़ा हूँ साहब घर का जो रचना थी, उसको मैं आपके सम्मुख थोड़ा सा एक कविता को पढ़ लेता हूँ कि कैसे ये रचना का भाव जी पैदा हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे होटलों में, रेस्टोरेंट में, हमारे छोटे जो घर के, मतलब किसी के घर के बड़े होते हैं, लेकिन हम उनको छोटू करके पुकारते हैं। तो वो छोटू किसी शौक के कारण तो बर्तन नहीं जी मलते हैं या चाय नहीं पिलाते हमको, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होती हैं, तब जी जाके वो आते हैं उसमें, इस जी क्षेत्र में। जी तो मैंने बिल्कुल। लिखा है, तो बहुत जी ज्यादा लोगों का प्यार मिला इस जी रचना को। मैं आपको सुनाता हूँ। मैं भी थकता हूँ साहब, मैं भी थकता हूँ साहब, मुझ में भी प्राण है। सुबह काली सुबह से लेकर काली आधी रात तक, सुबह काली सुबह से लेकर काली आधी रात तक लगता मेरा तराण है। मैं भी थकता हूँ साहब, काम ही काम कहाँ आराम है। मेरे भाग में ना कोई संडे, मेरे भाग में ना कोई संडे, ना सरकारी विश्राम है। मैं भी थकता हूँ साहब, काम बहुत ज्यादा है, तनख्वाह बड़ी कम है। आप सब जानते हैं कि एक जब कोई छोटा बच्चा किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, तो उसकी तनख्वाह क्या रहती होगी, आप खुद ही समझते हैं कि काम बहुत ज्यादा है, तनख्वाह बड़ी जी कम बिल्कुल। है, वह भी समय से पूरी नहीं मिलती, वह भी समय से पूरी नहीं मिलती। इस बात का मुझे गम है। जरूर मजबूरियों का मारा हूं, दुनियादारी से हारा हूं, पिता का साया उठ जरूर गया है, पर अपने घर का प्यारा हूं। वो जरूर
छोटू होता है, लेकिन अपने घर का सबसे प्यारा होता है, क्योंकि वो कमाने वाला होता है। पिता के रहते 5 क्लास तक पढ़ा हूँ, वो आगे जी जी बताता है कि पिता के रहते 5 क्लास तक पढ़ा हूँ, आपकी कहूँ या दुनिया की नजर को, घर की तंगी के कारण यहाँ जड़ा हूँ। बेशक आप लोग कहते रहो मुझको छोटू, लेकिन साहब मैं ही अपने घर का बड़ा हूँ, मैं ही अपने घर का बड़ा हूँ। तो जी ये था छोटू नहीं बड़ा हूँ साहब, एक रचना स्वरचित। जी पटवाल जी। बहुत सुंदर रचना झेलर जी आपके द्वारा, बहुत ही सुंदर। ये बाल मजदूरी, ये ऐसे विषम जो हमारे देश में ये चीजें चल रही है, इनकी इन विषयों पर आपकी जो रोशनी डाली हुई है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज को जगाने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे ये बहुत ही अच्छे कार्य है। शैलजा जी, ये आप हमारे जो रत्नाकार है स्थानीय भाषा की, हिंदी भाषा की, जो जिनका विशेषता बहुत योगदान रहा है क्षेत्रीय भाषाओं में, आप अपने माध्यम से उनका साक्षात्कार लेते हैं और अपने फेसबुक पर प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही अच्छा ये आपके द्वारा सराहनीय कार्य है। इसके बारे में अपने विचार बताया सर। ये आपको क्या सूझा कि ये ऐसा करना चाहिए? ये जी 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 जी। ये जैसे पेपर में इनमें जगह नहीं मिल पाती, आपने 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 उनको अपने फेसबुक पर साक्षात्कार लेकर जन जन तक पहुंचाए, उनके विचार पहुंचाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या होता है पटवाल जी कि कोई रचनाकार लिखता है, पूरे जीवन काल में लिखता है और क्षेत्रीय भाषा में लिखता है, तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उस पे लिखता है, तो उसको उतना बड़ा प्लेटफार्म नहीं मिलता है और वो लिख कर चले जाते हैं। कई लोगों की किताबें भी नहीं छपती, लेकिन बहुत सारे लोग छपते हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते, उनकी किताबें नहीं छप पाती हैं। तो वो अपनी जो बोली भाषा की सेवा कर रहा है, वो भी एक तरीके से राष्ट्र की सेवा कर रहा है। वो आदमी अनमना ही चला जाता है जी बिना बिल्कुल। मतलब किसी नाम के। तो जब अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के चलते हुए तो मैं घर पे खाली था, खाली, और मैं कभी खाली नहीं रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ किया जाए। जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ कर्म जी करना बहुत जरूरी है। तो कर्म करते हुए जी रहना चाहिए आदमी को। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, क्योंकि अपने लिए तो करता ही है हर कोई आदमी। मैं अपनी रचनाओं को प्रेषित करता हूँ जी अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट से सब कुछ प्रसारित करता हूँ, अपनी टीम को भी प्रसारित कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे रचनाकार जो बुजुर्ग हैं उनका साक्षात्कार लिया जा सकता है। तो मैंने 2-4 लोगों से जो अपने अग्रज हैं उनसे बात की और उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत बढ़िया है। तो मैंने फोन कॉल के द्वारा और व्हाट्सएप ये माध्यमों, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क किया और उनका नंबर लिया और फोन में रिकॉर्ड करके फिर उसको मोबाइल से ही टाइपिंग करके फिर उसको मैंने प्रसारित किया। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि अपने आप को हमने स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी से भी मैंने कम से कम 1.5 घंटे बात करी और उनका भी मैंने साक्षात्कार लिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो साक्षात्कार है वो एक धरोहर के रूप में, लिखित रूप में, जो उनके मन में जो था वो देखिए, अगर वो नहीं लेता मैं तो वो जो उनके मन में था कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ चले जाता। और लिखित जी रूप में मैंने लिया वो चीज, मैंने खुद लिखा उसको। तो ये एक धरोहर के रूप में अगर भविष्य में कभी इसकी किताब निकलती है तो एक धरोहर रहेगी कि लोगों को पता चलेगा कि हमारे रचनाकार कौन कौन थे। क्योंकि लोक गायक हीरा सिंह राणा जी को सब लोग गायक कलाकार ही समझते रहे, लेकिन वो गायक कलाकार होने के साथ साथ उनके अंदर एक बहुत ही सुंदर, और मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर बहुत ही अच्छे रचनाकार रहे हैं वो। उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो समाज को प्रेरित करती हैं और समाज का उत्साहवर्धन करती है, समाज को आगे बढ़ने का एक हौसला देती हैं। जी पटवाल जी। जी जी सर। शैलजा जी, आपके साथ आपकी टीम में आपके मित्र और आपके सहकर्मी श्री राजेंद्र प्रसाद जी बहुत ही सुंदर, उनकी सुरीली आवाज और बहुत ही अच्छा गाते हैं और साथ में संगीत, तबला, हारमोनियम की भी कला उनके पास है। तो हम जी चाहते हैं कि दर्शकों को कुछ वो अपनी आवाज में कुछ प्रस्तुत करें। जी जी। तो मैं राजेंद्र भाई से कहूंगा कि एक सुप्रसिद्ध स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जो लोक गायक थे, उनका एक कोई गाना, हाय तेरी रुमाला या काला बाजा मुरली, आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। और समय मिलेगा तो उसके बाद एक जी अपनी रचना भी वो आपको सुनाएंगे। जी, ये कार्य उत्तराखंड में जी जी। जी 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 राजेंद्र प्रसाद जी। हाँ सर, बोलिए सुनाइए। सर, बोलिए।
सर अपनी कोई बढ़िया सी परिस्थिति सर पेश कीजिएगा। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नख की नथुली तेरी के भली छाजी रे नख की नथुली हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नख की नथुली तेरी के भली छाजी रे नख की नथुली हाय तेरी रुमाला गला गला बंदा हाथों की धागुली गला गला बंदा हाथों की धागुली तेरी चम चम चमकी रे घर की बिंदुली तेरी चम चम चमकी रे घर की बिंदुली हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नख की नथुली तेरी के भली छाजी रे नख की नथुली हाय तेरी रुमाला बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद जी, आपसे एक सवाल है। आपकी टीम हाँ सर। लोक संस्कृति को लेकर काफी सुंदर कार्य कर रही है सर। आपको हमारे मित्र राजेंद्र ढेला जी के साथ में कार्य करते हुए कैसा लगता है सर? बिल्कुल मुझे बहुत बढ़िया लगता है सर कार्य करते हुए। हम लोग साथ में कार्य करते हैं, एक टीम है हमारी, टीम भावना से किया हुआ कार्य कभी बेकार नहीं होता सर। तो हम लोग बहुत अच्छा महसूस होता है मुझे। हम लोग जब से मिले हैं, हमें करीब 8-10 साल मिले हुए हो गए हैं, तो हम लोग मिले हैं जब से बहुत बढ़िया लगता है। जो ये कहते हैं लिखते हैं, फिर उसको हम थोड़ा तर्ज करते हैं दोनों भाई मिलके, और शर्मा जी उसको वीडियोग्राफी करते हैं। हम लोग पहाड़ की वादियों से लाइव आते हैं, तो सारा हम लोग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत जितना भी समय मेरे से हो पाता है सर, मैं टीम के लिए बिल्कुल समय देता हूँ, और सब लोगों को हम अपना जो प्रस्तुति है देते हैं पहाड़ की वादियों से सर। बहुत अच्छा लगता है सर। जी 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 ढेला जी, आपके द्वारा स्वरचित एक गीत दिवाली पर प्रस्तुत हुआ था, बहुत ही अच्छा। लोगों ने उसकी काफी सराहना की, बहुत अच्छा लगा सुनकर। शायद कुछ लोग हो सकता है जो हम तो सीमांत क्षेत्र में हम थोड़ा भाषा को समझ ही लेते हैं, कुछ लोग ना भी समझ पाए, फिर भी आपने उसमें सरल शब्दों का ठीक ही प्रयोग किया हुआ है सर। एक बार उस गाने की प्रस्तुति आप दीजिएगा दिवाली पर, जो आपके द्वारा स्वरचित। जी हाँ, मैंने उसको लिखा और हम दोनों ने उसको गाया, राजेंद्र ने। तो बहुत अच्छा प्यार मिला लोगों का। तो एक बार आप सभी के सम्मुख में उस गीत को प्रस्तुत करता हूँ। जाग दिवाली जाग जाग आ लक्ष्मी आ, जाग दिवाली जाग जाग आ लक्ष्मी आ, आई दिवाली अपनों को प्यार लाई दिवाली, खुशियों की बहार आई दिवाली, अपनों को प्यार लाई दिवाली, खुशियों की बहार। मन की माता धन की माता तेरे अनेक रूप, मन की माता धन की माता तेरे अनेक रूप, हर घर में वास करिए देने होए खूब, हर घर में वास करिए देने होए खूब, आई दिवाली अपनों को प्यार लाई दिवाली, खुशियों की बहार आई दिवाली, अपनों को प्यार लाई दिवाली,
खुशियों की बहार। एक अंतरा और सुनाता है इसका। आप देखते होंगे हमारे पहाड़ में प्रदेश में रहते हैं हर कोई, बहुत हर घर से एक 2-3 लोग तो रहते ही हैं, एक आदमी तो पक्का रहता है। तो एक जब बूढ़ी माँ का एक बच्चा घर आता है तो तब क्या होता है, देखिए दीपावली पे घर आता है। परदेसी चल घर आई रा, अरे परदेसी चल घर आई रा, दिवाली त्योहार। परदेसी चल घर आई रा, दिवाली त्योहार। ईजू की मुखड़ी पर आई रे बहार, ईजू की मुखड़ी पर आई रे बहार। आई दिवाली अपनों को प्यार लाई दिवाली, खुशियों की बहार। आई दिवाली अपनों को प्यार लाई दिवाली, खुशियों की बहार। जाग दिवाली जाग जा आ लक्ष्मी आ, जाग दिवाली जाग जा आ लक्ष्मी आ। जी पटवाल जी। जी बहुत 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 सुंदर ढेला जी, बहुत बढ़िया प्रसाद जी। सर आप मंदिर के विषय में थोड़ा बहुत क्या अधिक जानते होंगे, क्योंकि पहले से आप हमसे जुड़े हुए हो। इसके विषय में सर आप और कुछ जानकारी क्या रखते हैं, कुछ बताएं हमें। जी जो जी, यहाँ मंदिर पर के बारे में स्थित कालिका ज्यादा मंदिर है, जानकारी तो नहीं है। तो ये जो महाकाली कालिका मंदिर है, तो ये मुझे लगता है कि आपने जैसे बताया था कि एक सीमा क्षेत्र पर है, जहाँ पर कुमाऊं के लोग भी हैं और गढ़वाल के लोग भी हैं। और ये बेहतर बात है कि मतलब बहुत बढ़िया बात है कि किसी की बॉर्डर पे रहता है कोई भी चीज, तो दोनों संस्कृतियों को जोड़ता है। हालांकि उत्तराखंड की संस्कृति तो दोनों सेम ही है, फिर भी कोशिश रहती है कि चीजें थोड़ा सा, हमारी बोली भाषा थोड़ा अलग है, समझ तो लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी कोई चीज अगर जोड़ने की होती है, जो सेतु होता है ना, जो कड़ी होती है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे ही मुझे लगता है कि कालिका देवी का मंदिर है, और बहुत बढ़िया बात है कि आप वहां से ये चीज कर रहे हैं, उसके विषय में जानकारियां। और ये भविष्य में मुझे लगता है कि पर्यटकों के आने का, या अपने लोकल जो वहां पर एक मेला भी लगता है, आपने बताया था कि मेला लगता है, तो जरूर वहां पर कुछ मेला, जब मेले का आयोजन होता है तो थोड़ा बहुत उससे रोजगार के भी अवसर होते हैं, वहां पर कुछ स्टॉल भी लगते होंगे और लोगों को एक जरिया भी मिलता होगा कि अपने उत्पादों को बेच सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल जी सर, हमारा उद्देश्य भी सर यही है कि दोनों ओर से लोग आए और इस मेले का, इस धार्मिक आयोजन का प्रचार प्रसार हो। आपके चैनल के माध्यम से भी हम चाहते हैं कुमाऊं क्षेत्र में काफी दूर दूर तक लोग जाने और यहाँ आए और दर्शन करें। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है सर, यहाँ से हिमालय का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। आप यहाँ पधारे, अपनी परफॉर्मेंस, हम चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस दे यहाँ से, जब भी आपको समय मिले। जी जी जरूर, हम क्या नाम कहते हैं, कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कि जब भी हमको कभी समय मिलेगा, या हम कोशिश करेंगे समय निकालने की। समय तो मिलता कहाँ है, समय निकालना पड़ता है। तो हम अपनी तरफ से भरपूर, मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि अभी कभी वहाँ आए और आपके वहाँ मंदिर, जो हमारा मंदिर है कालिका महाकाली का, तो उस मंदिर से हम परफॉर्म करें और वहाँ के कुछ वीडियोस बनाएं, और लोगों को वहाँ की जानकारियां आप सभी के माध्यम से जुटाकर मैं उसको जानकारी को भी प्रस्तुत करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दहला जी। दहला जी, वैसे तो ये सब राजनीतिक मुद्दे ही होते हैं, हम इनको ज्यादा उठा नहीं सकते और ना ही प्रसारित कर सकते हैं। किंतु अब हम जब एक छोटे से राज्य में बात करते हैं तो चिंता भी हमें अपने राज्य की रहेगी। हमारा सबसे चिंताजनक विषय पलायन है सर। यहाँ का पलायन को लेकर सर आपको क्या लगता है, कितना आपके क्षेत्र से पलायन हो रहा है, पहाड़ों से पलायन हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, आपके क्या विचार है सर इसमें? पलायन का ये तो जन्म, हम जब से पैदा हुए तब से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों से पलायन होते रह रहा है। और पलायन बीच में तो काफी गति उसने पकड़ ली थी, लेकिन थोड़ा सा ये जो कोरोना काल चला उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा चीजें बदली हैं। थोड़ा कुछ लोग, कुछ नए युवा जो स्वरोजगार की तरफ बढ़े हैं, तो उससे थोड़ा सा बल मिलेगा। और लोगों को पता भी चल गया है कि महानगरों का जीवन जो है इतना आसान नहीं है। अगर कभी भी कोई भी त्रासदी आती है तो हमारे पहाड़ ही सुरक्षित है।
तो जो पलायन हो रहा है इस पर तो हम यही कह सकते हैं कि अब हम सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा चीजों को कि कैसे पलायन हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है। तो स्वरोजगार को लेकर हमारे जो नई पीढ़ी है उसको जागना चाहिए। स्वरोजगार मतलब बहुत सारी चीजें बन सकती है। मैं देख रहा था कई जगह जो महिलाएं हैं, हमारी महिला शक्ति, वो बढ़िया बना रही है। बढ़िया बना के बड़ी जो होती है जिसकी सब्जी बनती है, दाल बनती है, तो वो हो गया, नमक हो गया, जी पहाड़ी पीसी नमक हो गया, या फिर ये फल फ्रूट के जूस हो गए, जैम हो गया, या मौन पालन हो गया, कोई कुटकुट पालन, ये जो मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरियां पालन कर रहे हैं, कुछ लोग दूध का व्यवसाय करते हैं। दूध का व्यवसाय तो पहले से ही चलता है। तो इस क्षेत्र में, या कोई क्राफ्ट, कोई कला, ऐपण कला वाले हैं, और कोई लोक संगीत वाले हैं, तो इस तरफ को भी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे दर्शक हैं, अगर कोई इसमें से कोई जो समृद्ध लोग हैं जो बाहर रहते हैं, अगर वो करना चाहे अपने गांव के लिए, तो लघु और कुटीर उद्योग की तरफ अगर ध्यान आकर्षित करें, और कुछ वहां पर जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अनुदान देके या जैसे भी उनकी सहायता करके अगर कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। पहाड़ में बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए मिनरल वाटर की जो बोतल आती है, आप उसमें लिखा रहता है माउंटेन वाटर, मतलब पहाड़ों का पानी हुआ, वो झरनों का पानी हुआ ना, तो उसको बेचते हैं वो तो 20 रुपए में। हम लोग भी खुशी खुशी उसको खरीदते हैं। हल्द्वानी की बात बता रहा हूँ, अल्मोड़ा जहाँ हमारे गाँव है वहां भी वो बिकती है। आप ये लगाइए कि हम नहीं बेच सकते क्या उस पानी को? हमारे वहां तो शुद्ध धारे का, नौले का, मतलब इतना शुद्ध कि वो सबसे ज्यादा शुद्ध तो वही पानी हुआ। तो उसको बस फिल्टर करके बोतलों में पैक करके वो भी बेच सकते हैं। तो हमें मतलब इस तरीके से सोचना पड़ेगा, मतलब जमीनी स्तर पर के कैसे हो सकता है करके। तो जो समृद्ध लोग हैं जो कर सकते हैं तो उनको जरूर करना चाहिए अपने पहाड़ के लिए। और बहुत सारे लोगों के पास, मैं अभी ये कहते हुए थोड़ा मुस्कुरा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, और पता नहीं वो क्यों रखा हुआ, वो दबा के रख रहे हैं। अरे अपने समाज में लगाओ ना, समाज में आगे लोगों को दो, उनको बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो आपका भी नाम होगा। और यहाँ दुनिया में देखिए, जब हम यहाँ से जाएंगे दुनिया से, तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे। और दुआएं लो लोगों की, जरूर करो। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर कोई समृद्ध है इनमें करने वाले, तो करना ही चाहिए अपने समाज के लिए। और पहाड़ तो छोटा सा राज्य है हमारा उत्तराखंड, बहुत अच्छा हो सकता है। उसमें भी थोड़ा मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र तो थोड़ा सा है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हमारे पहाड़ के लोग कितने मेहनती होते हैं। बस उनको दिशा देने की एक जरूरत है, और उनको खुद को भी समझना पड़ेगा। जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उनको समझना पड़ेगा कि ये चीजें हम कर सकते हैं, और हमें अपना स्वरोजगार ही करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हम पहाड़ को छोड़ दें और भाबर में रहें या शहरों की तरफ जाएं। और शहरों की जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है ना। जीन्स पहन के जाएं, बैग टांग के जाएं कंधे में, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ जो शहरों में रहते हैं उनको पता रहता है कि कितने रुपये हमको मिल रहे हैं और कितना हम यहाँ पर अच्छे ढंग से रह रहे हैं। और पहाड़ों में तो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी है, और बढ़िया सा वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। और हिमालय हमारा मुकुट है, और हिमालय से ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा पानी आता है जो स्वास्थ्यवर्धक है। और यहाँ तो हर आदमी दवा खा के जी रहा है शहरों में। जी पटवाल जी। जी जी बिल्कुल 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 सर। ढेला जी, आप एक चुनाव पर कुछ स्टेटस था आपका, ये कविता, ये कुछ इस कविता की रचना कर रहे हैं आप, 2 शब्द इसके बारे में बताएं। कौन सी कविता ये चुनाव पर? वो मैंने कल लिखी थी दरअसल। वो क्या होता है कि जब मैंने उसका, मैं भूमिका बता दूं आपको कि कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, या छोटे लेवल का चुनाव हो, या बड़े लेवल का चुनाव हो, जैसे ही चुनाव होता है तो चुनाव होने से पहले उम्मीदवार क्या होता है ना कि वो जन जन तक पहुंचता है और अपनी बात को समझाता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो वो कान में उंगली डाल के सो जाता है। वो कविता यही है, वो अभी मुझे याद नहीं है, कल ही मैंने उसको लिखा है। तो तब मैंने उसमें व्यंग लिखा कि मैं भी मतलब चुनाव में खड़ा होना चाहता हूँ, और 5 साल तक फिर कान में उंगली डाल के सो जाना चाहता हूँ। ये था उसका भाव। जी बिल्कुल 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 सर, इसको कविता को पूरी कीजिएगा, ये काफी सही है। 5 साल तक। और क्षेत्रवाद का जो आप उसमें क्षेत्रवाद भी लिख रहे थे, जातिवाद, ये सारे मुद्दे उठा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है ना, जब चुनाव होते हैं उससे पहले हम लोग ये नहीं सोचते कि उम्मीदवार कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम सिर्फ अपनी जाति और अपना क्षेत्र देखते हैं कि हमारी जाति का आदमी है और हमारे क्षेत्र का आदमी है तो इसे ही वोट देना चाहिए, जबकि ये गलत है। हमें सोचना चाहिए कि कौन आदमी है जो समाज को एक अच्छा
पथ प्रदर्शक हो सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है, तो उसको हमें चुनना चाहिए, उस उम्मीदवार को हमें चुनना चाहिए। ये नहीं कि अपनी जाति का है या अपने जी क्षेत्र का है तो उसे ही चुने। ये गलत है हमारी सोच, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, हमें उसके विचारों से अवगत होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखना चाहिए ना, परखना चाहिए, तब जाके उसको देना चाहिए। हम तो आंख बन के हमारी भारत की पूरी राजनीति, आप ये तो बड़ी टिप्पणी कर देता हूं मैं फिर बीच में, तो पूरी आप राजनीति देखोगे तो क्षेत्रवाद और जातिवाद तो बिल्कुल हावी है हमारे उसमें। जी बिल्कुल। संस्कृति को लेकर सर, संस्कृति हमारी जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे बिल्कुल बदलती जा रही है। पाश्चात्य जो सभ्यता है हमारी हमारी संस्कृति में घुसती जा रही है। हम अपने रीति रिवाजों को इनको संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब ऐसा हो गया है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको कुछ जानकारियां है ही नहीं, बिल्कुल भी जानकारियां नहीं है। जैसे अ, अ, एक उदाहरण देता हूँ मैं कि अगर हम आजकल के बच्चों को कहे कि हल्दी हल्दी के साथ में वो और कौन सी जड़ी बूटियां होती है जो दूल्हे को या दुल्हन को हल्दी के साथ में ओखली में कूट कर लगाई जाती है, तो बहुत कम बच्चे जानकारी दे पाएंगे, उनका नाम बता पाएंगे। ऐसे हाल जो यहाँ उत्तराखंड में हो रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जो पहाड़ के लोग हैं वो अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के लिए जागरूक नहीं है। हमें अपनी पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा। हमें क्या लगता है ना, जो टीवी पे दिख गया, जो हमें लगता है जिसने बाजारवाद पकड़ लिया, जो बाजार में दिख रहा है वही सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक संस्कृति है हमारी। हर चीज के पीछे, आप हल्दी का आप लीजिए, हल्दी आप देखोगे तो साइंस में भी उसको बताया गया है कि हल्दी कितना गुणकारी है करके। तो हमारे पूर्वज तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तब से यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये चीजों को बेहतर ढंग से बताने की जो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, इसको हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हमें भी युवा पीढ़ी के अंदर डालना पड़ेगा और वैज्ञानिक सोच पैदा करनी पड़ेगी, और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ ही अपनी संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा और उसके फायदे भी बताने पड़ेंगे। तब जाके हमें लगता है कि थोड़ा सा बेहतर ढंग से ये चीजें सामने आएंगी। और ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया से एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है। मैं सोशल मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने, मतलब जो नई युवा पीढ़ी है उनको काफी जागरूक किया। आज आप देखिए, हर कोई आदमी कहता है कि मैं पहाड़ी हूँ, गर्व है मुझे। पहले एक बार आपने देखा होगा बीच का दौर, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हम आपसे मिले थे, तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस टाइम पे हम लोग खुद ही नहीं बोलते थे कि हम पहाड़ी हैं करके, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि हम पहाड़ी उत्तराखंड के हैं, देवभूमि के हैं। तो ये चीजें बदल रही है। आज रंगवाली पिछौड़ी है या फिर टोपी है हमारे वहाँ की, तो ये थोड़ा सा पकड़ रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत है। अभी लोक संगीत की बात करें तो लोगों ने मतलब अच्छा वर्जन भी निकाल रहे हैं, जैसे गानों में हो गया, ठीक है, नए गाने भी निकल रहे हैं, अच्छी बात है, लोग भी सुन रहे हैं, बाहर वाले भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं वहां पर भी बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा लोक संगीत की एक आत्मा होती है, उस आत्मा को भी आप उसमें रखें उस संगीत में। ठीक है, नई युवा पीढ़ी के हिसाब से भी वो गाने बना रहे हैं तो लोग कनेक्ट जुड़ रहे हैं। जुड़ना बड़ी बात है। धीरे धीरे उनमें कितना बदलाव होता है तो समय आगे आएगा, तो वही समय ही बताएगा, क्योंकि समय बलवान होता है। जी 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 रैला जी, रैला जी। जी पटवाल जी जी। रैला जी, रैला जी, ये पहाड़ों की जो विकास गति है इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? कितना पहाड़ों की विकास गति तेजी से हो रहा है या उसमें कुछ शहरों की अपेक्षा कुछ कम है? क्या लगता है आपको? नहीं, विकास हम किसको कहेंगे? विकास किसको? मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान आदमी की जरूरतें हैं। रोटी और कपड़ा मिलेगा तो तभी तो उसका विकास होगा। आपने सड़कें बना दी, पहाड़ खोद के सड़क बना दी, तो विकास नहीं हुआ ना इसका मतलब। वो विकास थोड़ी है, विकास नहीं है। विकास तब होगा जब हमारे वहां के युवा बाहर भागने से अच्छा अपने क्षेत्र में स्वरोजगार करें, या मतलब उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। जो हमारे नीति नियंता है, जो बैठे हुए पद पे हैं, जो कर सकते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कुछ अगर हम 2-3 गांवों को मिलाकर भी कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट बना दें वहां पर कि कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को अगर रोजगार मिल जाए। हमारे पहाड़ के लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कितनी महिला शक्ति देखो आप, कितना मतलब वो मेहनती है वो लोग, कितना उन्होंने पूरी पहाड़ को आबाद करने के लिए कमर कसी हुई है। तो इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम, अगर उनको उस काम का उचित दाम मिल जाए, कोई चीज उनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के रूप में या छोटे व्यवसाय के रूप में उनको दिया जाए और उनसे काम लिया जाए, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ का जो पूरा भौगोलिक है ना, और जो अभी वर्तमान की स्थिति है वो पूरी बदल सकती है।
और विकास तभी होगा जब वहां पर लोग रहेंगे, वहां पर शिक्षा मिलेगी, शिक्षा भी तभी मिलेगी, रोजगार होगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा ना। रोजगार होगा, देखिए स्कूल वाला स्कूल खोलेगा, आप प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं ना, लोग पहाड़ से पलायन करते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में ले जा रहे हैं, तो वहां पर स्कूल अपने आप खुल जाएंगे। रोजगार होगा तभी तो अच्छी फीस देगा तो अच्छा वहां पर स्कूल बनेगा। और बाकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है अस्पतालों की, तो प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र भी खुल जाएंगे, ठीक है। और हमें भी लड़ना पड़ेगा, मुझे लगता है कि जो मैं फिर ये बार बार कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन मेरा यहाँ पर बोलना जरूरी है कि जो हमारे, जिनको हम नीति नियंता, जिनको हम चुन के भेजते हैं अपने आगे, जो सरकार में बैठे रहते हैं, उनको बार बार जगाने की जरूरत होती है और उनको भी कहना पड़ेगा, हमको कहना पड़ेगा, उनसे लड़कर लेना पड़ेगा कि हमारी मूलभूत सुविधाओं की तो कम से कम आप बात कीजिए, हमें अपनी मूलभूत सुविधाएं तो आप प्रदान कीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसको तो करना ही पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा तो पहाड़ों का विकास, ये ऊपर ऊपर से 2-4 रिसोर्ट खोलने से, पर्यटक आने से, 2-4 पर्यटक आने से सबका विकास नहीं होगा ना। चलो ठीक है, रिसोर्ट खुल गए, कुछ लोगों को रोजगार मिल गया, लेकिन कम से कम एक घर में एक आदमी जो है उसको तो रोजगार मिले, तो तभी विकास होगा। और मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से और उत्तराखंड का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, और मैं शुभकामना देता हूँ, और सभी लोग इस सोच को रखेंगे, आगे को बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, जी डेला जी, बिल्कुल सही सही कहा आपने। जब हम यहाँ से आवाज देंगे सर, तब यहाँ पलायन ना हो, यहाँ रहेंगे, यहाँ से आवाज देंगे, यहाँ से हमारी आवाज राजधानी तक पहुंचेगी, तभी यहाँ का विकास संभव है। जी जी बिल्कुल। जी जी डेला जी, राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। सर, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप यूं ही लोक संस्कृति की सेवा करते रहे, माँ भगवती कालिंगा से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का, पटवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम घुघुदी जागर की तरफ से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें अपने विचार रखने के लिए अपने जो पेज है उस पर आमंत्रित किया, और हमने निस्वार्थ मतलब किसी उससे उद्देश्य से बिल्कुल स्वच्छ मन से मैंने विचार रखे। अगर किसी को आहत होता है तो उसके लिए भी क्षमा याचना है, लेकिन ये हमारे दिल की बात है और हम पहाड़ प्रेमी लोग हैं, तो हम उसकी बात को रखेंगे अपने पहाड़ की। और जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस पेज को भी लाइक और फॉलो करें और शेयर करें लोगों तक। हो सकता है कि लोग और कुछ नई युवा पीढ़ी जागरूक हो और कुछ इस क्षेत्र में करें। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत। नमस्कार डेला जी, नमस्कार प्रसाद जी, नमस्कार।